हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th की जो इंग्लिश है हॉर्नबिल, उसका पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसको रीड करने जा रहे हैं, जिसको खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी अच्छे ऑथर है, काफ़ी अच्छे राइटर है और इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। आपको कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं रहेगा इस पूरे लेसन में जिसका अर्थ आपको नहीं पता होगा। आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो है इसके टाइटल को समझते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यहाँ पर खुशवंत सिंह के द्वारा उनकी दादी का जो है वर्णन किया जाता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट लिखा है। पोर्ट्रेट का मतलब तो एक चित्र होता है, पेंटिंग होता है या कलाकारी, या फिर कोई पेंटर जो होता है वह कलाकारी करके, चित्रकारी करके जो पेंटिंग करता है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब उस फोटोग्राफ से नहीं है। यहाँ पर इस पोर्ट्रेट का मतलब है अ रिटन डिस्क्रिप्शन अबाउट समवन आर समबडी, यानी किसी के बारे में कोई बात लिखी गई हो, लिखित में उसकी व्याख्या की गई हो, उसके बारे में बताया गया हो, उस पोर्ट्रेट से यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ पर एक लेडी यानी एक महिला की व्याख्या है या फिर एक महिला का वर्णन है, यह इसका अर्थ निकलेगा, ना कि एक फोटोग्राफ से। चलिए, लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी सभी की दादी माँ की तरह, एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, सभी की दादी माँ की तरह मेरी दादी भी एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी महिला थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। पिछले 20 सालों में जैसा कि मैं उनको देखता आया हूँ या फिर जैसा कि मैं उनको जानता हूँ, शी हैड बिन ओल्ड, वह एक बुजुर्ग और झुर्रियों वाली महिला थी। रिंकल्ड यानी झुर्रियों वाली। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लोगों ने कहा कि एक बार यानी पुराने समय में वह जवान हुआ करती थी एंड सुंदर थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। ऐसा इन्होंने लोगों के द्वारा सुना है। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि वह कभी जवान और खूबसूरत या सुंदर हुआ करती थी और उनका एक पति भी था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, यानी जो पिक्चर थी, जो छवि थी, या आप जिसको बोल सकते हैं फोटोग्राफ जो था, वह मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। मेंटल पीस क्या होता है? दीवार के अंदर एक छेद होता है जिसमें हम लकड़ी की सहायता से आग जलाकर पूरे रूम को वार्म रखते हैं, उसको मेंटल पीस बोलते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी पिक्चर का सीन नज़र आ रहा होगा कि जब हम अपने आप को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ घर के अंदर ही जला लेते हैं और एक दीवार में एक ऐसी जगह होती है जलाने के लिए। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने बड़ा साफा या बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी और उनके कपड़े कैसे थे? लूज यानी ढीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने का जो बेस्ट पार्ट यानी सबसे अच्छा जो भाग है उसको कवर किया हुआ था और उसको ढक लिया था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्षों के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ आर चिल्ड्रन। वह उन व्यक्तियों की तरह, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उन व्यक्तियों की तरह नहीं दिख रहे थे या नहीं लग रहे थे जिनकी कोई पत्नी होगी या फिर बच्चे होंगे। यानी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी कोई पत्नी भी नहीं हो सकती और बच्चे भी नहीं हो सकते। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस। वह ऐसे देखते थे जैसे कि उनके बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे उनके जैसे कि पोते पोते हों, ऐसे वो लग रहे थे। इतने बुजुर्ग वो दिख रहे थे पोर्ट्रेट में यानी फोटोग्राफ में कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ जैसे कि हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह करना या उल जुलुल, या आप कह सकते हो हार्ड टू बिलीव, यानी किसी बात पर विश्वास न किया जाना। जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात थी कि वह यंग यानी जवान और सुंदर थी, यह थॉट यानी यह जो विचार है, यह सोच है, यह विद्रोह करने वाली है, यानी इस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि कभी वह जवान और खूबसूरत हुआ करती होगी। यह बात इनको समझ में नहीं आ रही, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह अक्सर हमें उन खेल या गेम्स के बारे में बताती रहती थी जो वह बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. Quite absurd का मतलब होता है यहाँ पर काफ़ी बेतुका, एंड undignified का मतलब यहाँ पर अशोभनीय है, यानी किसी की शोभा गिराने वाला, जो उसको शोभा नहीं देता हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह ऐसा लगता था, या मानो यह ऐसा लगता था जो कि काफ़ी बेतुका था और उनकी शोभा घटाने वाला, अशोभनीय था।
एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब पैगंबर होता है और फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएँ। तो यहाँ पर फिर भी हम उनके द्वारा जो दंत कथाएँ कही जाती थी उन्हें भविष्यवक्ता या पैगंबर के द्वारा बताई गई दंत कथाओं के रूप में पसंद करते थे। यानी वो जो कहानियाँ या दंत कथाएँ उनको सुनाया करती थी, सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें सुनाया करती थी, उन्हें हमें भविष्यवक्ता या पैगंबर या फिर संत की दंत कथाओं के रूप में पसंद करते थे। बाकी कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं थी जो अशोभनीय और उनके लिए काफ़ी बेतुका लगती थी कि क्या कभी हमें दादी ये भी सुनाया करती थी, इस तरह से। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंड। वह हमेशा ठिगनी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था उस पर क्या थे, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी रिंकल्स या झुर्रियों का एक जाल सा बना हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कि हर कहीं से हर कहीं तक दौड़ रहा था। आप कह सकते हैं किसी बूढ़े व्यक्ति की जो त्वचा या स्किन है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं और जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हर जगह शरीर में दौड़ रहे हैं या फिर ये लकीरें हर जगह पर है रिंकल्स वाली। तो क्रिस क्रॉस का मतलब जाल वही होता है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है और वह हर जगह पर है, दौड़ रहा है, मतलब वो हर जगह पर है, एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम निश्चित थे कि वह हमेशा से ऐसी ही रही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। मतलब यहाँ पर लेखक को यकीन नहीं हो रहा है कि वह कभी जवान और वह कभी खूबसूरत थी, इनका एक पति भी था। वह तो यह कह रहे हैं कि नहीं, हम निश्चित थे कि वह वैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे, नोन हर। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी और बहुत अधिक बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी थी वो कि अब इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। जहाँ तक उन्हें को जानते हैं 20 सालों से, वो इतनी बूढ़ी है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वह इसी उम्र में अभी तक हैं। ना उनकी उम्र जो है घटती हुई दिखाई देती है, घटती तो किसी की उम्र है नहीं, ना ही बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये 20 सालों से एज इट इज़ है, कोई परिवर्तन इनमें नहीं आया है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी जो है सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वह हमेशा से खूबसूरत थी। यहाँ पर प्रीटी का मतलब सुंदर और ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत है। तो प्रीटी का मतलब सीधा सीधा है कि बाहरी तौर पर आपको कोई व्यक्ति खूबसूरत या सुंदर दिखाई दे रहा है, आप उसके फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, आप उसको देखने की बात कर रहे हैं, तब की बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को हम ऐसे पसंद करते हैं कि वो हमें लाड़ करता है, हमें दुलार करता है, उनका जो बात करने का तरीका है, जो एक लविंग नेचर है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को देखा जाए तो उसको बोलते हैं आंतरिक सुंदरता। तो उसी ब्यूटीफुल को यहाँ पर बताया जा रहा है। यह आंतरिक सुंदरता की बात है और यह बाहरी सुंदरता की बात है कि लेकिन वह हमेशा से कैसी थी, खूबसूरत थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलाइट वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूड एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए चलना। बीट्स का मतलब मन के या मोती होते हैं। रोजरी का मतलब होता है माला। तो यहाँ पर दादी के बारे में बताया जा रहा है कि वह हमेशा लंगड़ाते या लड़खड़ाते हुए स्पॉटलेस वाइट, यानी उनके जो वस्त्र थे वो हमेशा बिना धब्बों वाले सफ़ेद यानी प्योर वाइट कलर के क्लॉथ्स हमेशा वो पहनती थी। और एक हाथ जो है रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनकी कमर पर होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वह अपने आप को बैलेंस रख सके, ठीक से खड़ा रख सके और चल सके। समझ में आ रहा होगा आपको कि एक हाथ कैसे कमर पर रखा हुआ अपने आप को बैलेंस करने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो हमेशा उनकी माला होती थी उसके मोती को घुमाने में या फिर आप कह सकते हैं माला जपने में। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है चांदी जैसी लटे। तो उनके जो सफ़ेद हेयर थे, सफ़ेद बाल थे सर पर, जो कि एक उम्र होने पर बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे और वो रेशम की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पर उनको चांदी जैसी लटे कहा जा रहा है कि उनकी जो चांदी जैसी लटे हैं स्केटर्ड यानी फैली रहती थी या झितरी रहती थी। कहाँ पर? ओवर हर पेल, उनका जो पीत वर्ण झुर्रीदार चेहरा है उस पर जो है वो फैली रहती थी। पकड़ फेस यानी झुर्रीदार जो चेहरा था उस पर जो सफ़ेद बाल फैले रहते थे पूरे चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो होठ है वह लगातार जो है ना सुनाई देने वाली प्रेयर प्रार्थना में व्यस्त रहते थे। वह हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह खूबसूरत थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब उनकी तुलना की जा रही है कि वह किस तरह की थी। जो सर्दियों में जो भूदृश्य होता है किसका? पर्वतों का। तो जो माउंटेन्स यानी जो पर्वतीय भूदृश्य होता है सर्दियों के टाइम पर, जो कि
प्योर वाइट होता है और उसको देखने पर बिल्कुल पीस, शांति महसूस होती है, वह वैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वह शुद्ध सफ़ेद शांति का फैलाव थी, एक्सपेंस थी। ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतुष्टि। तो वह शांति और संतुष्टि की हवा के झोंके के समान थी। ऐसा लगता था उनको देखकर कि सारी यदि शांति या फिर संतुष्टि है तो वह उनको देखकर ही थी। तो यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि वह सर्दियों में जो भूदृश्य होता है पर्वतीय क्षेत्रों का, उसके समान और शुद्ध सफ़ेद शांति का एक फैलाव थी, जो कि शांति और संतुष्टि की हवा के झोंके के समान थी या फिर सांस के या ब्रेथ के समान थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता जब वह शहर में रहने के लिए गए तब मुझे दादी के पास यानी उनके पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार होता है, तो अब भी हम लगातार साथ थे, यानी अब भी हम निरंतर साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे सुबह जल्दी जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसी। जब मुझे दादी नहलाया करती थी और तैयार किया करती थी तब वह अपनी सुबह की एक प्रार्थना जो एक जैसी थी, मोनोटोनस मतलब एक जैसी प्रार्थना, उसको गुनगुनाया करती थी। इन द होप दैट, इस आशा में, आई वुड लिसन कि मैं उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे कंठस्थ कर लूँगा या फिर अच्छे से जान जाऊँगा। तो जब भी वो मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी, उस समय सुबह की जो प्रार्थना होती थी वह हमेशा वही प्रार्थना, एक जैसी प्रार्थना सुनाया करती थी रोज़ाना, इसलिए ताकि मुझे वो कंठस्थ हो जाए या फिर याद हो जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था, अच्छी लगती थी, पर कभी भी मैंने उसको सीखने की जहमत नहीं उठाई। मतलब मैंने अपने आप को कष्ट नहीं दिया कभी भी कि मैं इस प्रार्थना को या इस प्रेयर को सीख लूँ, कंठस्थ कर लूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। इसके बाद में वो क्या करती, मेरी लकड़ी की स्लेट यानी पट्टी जिसको हम बोलते उसको लेती, जो कि क्या थी, ऑलरेडी वाश्ड, जो कि पहले से अच्छे से धुली हुई थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और इसको पीले कलर की चाक से प्लास्टर लगाकर तैयार कर देती। प्लास्टर लगाना मतलब उसके ऊपर लेप करना। अ टीनी अर्थन इंक पोट एंड अ रेड पेन टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और इसके बाद एक जो दवात होता है, अर्थन पोट जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी का घड़ा बोलते हैं, यहाँ पर पोट नहीं है, यहाँ पर इंक पोट है। तो यहाँ पर जो दवात होता है जिसमें स्याही रहती है, तो एक छोटा जो दवात है जिसमें स्याही होती थी और रेड कलर के जो पेन, इनको एक साथ बांध कर वह मुझे सौंप देती थी। हैंडल इट टू मी आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। इसके बाद में एक बासी जो रोटी होती थी मोटी, उसका ब्रेकफास्ट होता था, नाश्ता होता था, जिस पर बटर फैला होता था और थोड़ी सी शक्कर फैली होती थी। यानी इसके बाद जो नाश्ता होता था उसमें एक मोटी रोटी होती थी जो कि बासी होती थी, स्टील चपाती यानी बासी रोटियाँ, जिस पर बटर लगा होता था और शुगर लगी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। सी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और उसके बाद में वह और भी जो बासी चपाती है, जो रोटियां हैं, वह जो गांव के जो कुत्ते होते थे उनके लिए रख लेती, यानी रास्ते में कहीं मिलेंगे तो देते चलेंगे, इस तरह से। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था वह अटैच था किससे, मंदिर से, मंदिर से ही अटैच था स्कूल। द प्रिस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था वो हमें क्या सिखाता था, अल्फ़ाबेट सिखाता था और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in the chorus। कोरस का मतलब होता है एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ गुनगुनाना, एक साथ सारी बातें बोला। जैसे कि हम आज वंदे मातरम या जनगण मन स्कूल में करते हैं, तो हम एक साथ जो बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं कोरस। तो जब बच्चे रो में या पंक्ति में बैठे रहते थे दोनों साइड वरांदा में, वरांदा यानी आंगन में, वह स्कूल का आंगन या मंदिर का आंगन हो सकता है जो कि अटैच था, तो उस पर जब यह अल्फ़ाबेट्स या फिर प्रार्थना को एक साथ गुनगुनाते थे तब माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर ग्रंथ पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ होते हैं, तो वह अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी।
जब तक हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और गान करते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का समाप्त हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, इसके बाद हम दोनों साथ साथ आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल्स डोर। इस टाइम जो गांव के कुत्ते थे वह हमें कहाँ मिलते हैं? मंदिर के दरवाजे पर, मतलब वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात होती है। दे फॉलोड अस टू आवर होम्स ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम। इसके बाद में वो हमारा पीछा करते, कैसे? ग्रोलिंग यानी घुर्राते हुए, झगड़ा करते हुए, लड़ते झगड़ते एक दूसरे से हमारा पीछा करते, क्योंकि जो उनको चपातीज फेंकी जाती थी इसके कारण वो एक दूसरे को घुराते थे, लड़ते थे खाने के लिए, जैसे कुत्ते लड़ते हैं वैसे ही, और हमारा पीछा किया करते थे घर तक। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जो मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए थे, जब वह अच्छे से वहाँ पर सेटल हो गए, कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से शहर में सेटल हो जाना। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवाया। देट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यह हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था, यानी यहाँ से सब कुछ बदल गया था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम अब भी एक ही रूम में थे, यानी सेम रूम में हम रहते थे। सेम रूम का मतलब यहाँ का सेम रूम नहीं, वहाँ पर भी इनको दोनों को एक ही रूम था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, और मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस के द्वारा जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो वहाँ स्ट्रीट्स यानी वहाँ की गलियों में या पर वहाँ के रोड पर कोई कुत्ते नहीं थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पेरोज यानी चिड़िया या गोरैया जो होती है उनको, जो उनका शहर में घर था, सिटी हाउस था, उसके आंगन में उनको खिलाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे गलियों में या रोड पर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोरैया को अपने ही आंगन में, जो शहर में घर था उसके आंगन में उनको खिलाना प्रारंभ कर दिया, फीडिंग करना चालू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे साल गुजरते गए हम एक दूसरे को कम मिले या हमने एक दूसरे को कम देखा। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू लगातार वैसे ही जगाया और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टोट मी, और जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया या फिर क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड्स बिंग राउंड एक्सेट्रा। तो मैं उन्हें इंग्लिश के शब्द, जो इंग्लिश के शब्द सीख कर आते थे, वो लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो पाश्चात्य का विज्ञान था उसके बारे में, और शिक्षा के बारे में, यानी जो वहाँ पर उनको पाश्चात्य विज्ञान और जो शिक्षा दी जाती है उसके बारे में बताते थे, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बिंग राउंड, और जो दुनिया है वह गोल है। इस तरह की जो चीज़ें इनको सिखाई जाती थी स्कूल में, इंग्लिश वाले स्कूल में, वो शब्द इनको बताया करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे बहुत दुखी हो जाती थी, मतलब यह उनको खुश नहीं करते थे जब वो बताते हैं कि मुझे ये सिखाया जाता है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वह मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो वह यानी जो दादी है वह विश्वास नहीं करती उन सभी चीज़ों में, यानी जो इंग्लिश स्कूल में इनको पढ़ाया जाता था उन सभी चीज़ों में दादी को विश्वास नहीं था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह दुखी रहती थी, तनाव में रहती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट, क्योंकि उस स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी उनमें कहीं पर भी ईश्वर के बारे में या फिर धार्मिक किताबों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। इसलिए वह बहुत ही टेंशन में रहती थी या दुखी रहती थी, और उनको इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था जो उनको पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश स्कूल में। इस पर वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उनको बताया कि हमें जो है म्यूजिक लेसन्स यानी संगीत सिखाया जाएगा। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, तो वह बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, मतलब चिंतित हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, तो उनके अनुसार जो संगीत है वह भद्दे लोगों की चीज़ थी। ल्यूड का मतलब भद्दे होता है, एसोसिएशन मतलब संगत, तो यह भद्दे लोगों की चीज़ थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। हार्लोट्स का मतलब होता है वेश्या और बेगर्स मतलब भिखारी। तो यह सब किन के लिए था? यह सब कुछ इन लोगों के लिए था, वेश्याओं के लिए और भिखारी के लिए होता था संगीत। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, और सभ्य लोगों के लिए संगीत नहीं हुआ करता था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा
परंतु उनकी जो चुप्पी थी, उनका जो शांत रहना था, इसका मतलब यही था कि यह असहमत है, यानी वह सहमत नहीं है इस बात से कि इसको संगीत सिखाया जा रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने मुश्किल से ही मुझसे बात की होगी, यानी उन्होंने लगभग मुझसे बात करना बंद कर दिया था। When I went up to यूनिवर्सिटी I was given a room of my own, और जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गया तो मुझे खुद का रूम दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, और जो एक सामान्य कड़ी थी हमारी दोस्ती की वह छीन गई थी, वह टूट गई थी। स्नैप यानी छीन गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, सेक्लूजन यानी एकांत और रेजिग्नेशन वाला इस्तीफा। तो मेरी दादी माँ ने जो एकांत था उसको इस्तीफे के साथ स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने एकांत को स्वीकार कर लिया था, अब वो अकेली हो गई थी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही अपना जो चरखा है, स्पिनिंग व्हील्स हम चरखा चलाते हैं, उसको किसी से बात करने के लिए मुश्किल से छोड़ती थी, यानी वो हमेशा चरखा चलाती रहती थी, किसी से बात करने के लिए कभी भी उसके पास से नहीं उठती थी। फॉर सनराइज टू सनसेट सी सेड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक वह उसी स्पिनिंग व्हील्स यानी चरखे के पास बैठी रहती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स और अपनी प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में ही वह थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी, जबकि उनको गोरिया या फिर चिड़िया को खिलाना होता था। वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, और जब वह वरांदा यानी आंगन में बैठकर जो ब्रेड्स उनके छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी रोटी के, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब होता है जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है, जो कोलाहल यानी जो शोर वहाँ पर होता है, उस आवाज़ को यहाँ पर वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स कहा जा रहा है। चिरपिंग्स यानी चहचहाना, वेरिटेबल बेडलम यानी कि उसके कोलाहल से। तो वहाँ पर सैकड़ों छोटी जो चिड़िया हैं वह उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी और एक कोलाहलपूर्ण माहौल बना देती थी चहचहाने का। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर्स, तो जो कुछ चिड़िया आती वह उनके पैर पर बैठ जाती और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया या कुछ गोरियाँ उनके सिर पर बैठ जाती। सी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, वह मुस्कुराती लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। शूड मतलब डांट कर भगाना या भगाना। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो यह पूरे दिन का सबसे खुशनुमा समय था उनके लिए, यानी ये जो आधा घंटा था यह पूरे दिन का उनके लिए सबसे खुशनुमा पल था या समय था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने अपने आगे के अध्ययन के लिए या फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी या दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए उनसे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और आज जो उनकी उम्र है इसमें कोई नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है, मतलब 5 सालों के लिए दूर रहूँगा और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, तो उनकी उम्र को देखकर कुड नेवर टेल कोई नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ कह सकती थी, मतलब अभी दादी माँ को विश्वास था कि वो देखेगी इसको। सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब यहाँ पर होता है भावुक, तो वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी इमोशन, तो वह मुझे जो है रेलवे स्टेशन छोड़ने आई और उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की और ना ही कोई इमोशंस उन्होंने दिखाया, कोई फीलिंग्स उन्होंने नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वह प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन द प्रेयर, और उनका जो दिमाग है वह भी प्रार्थना में खो चुका था, मतलब पूर्ण रूप से वो प्रार्थना में जा चुकी थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां हैं वह माला फिराने में व्यस्त थी। बीट्स यानी मोती और रोजरी मतलब जो माला होती है उसके मोतियों को घुमाने में व्यस्त थी उनकी उंगलियां। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर मस्तक पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, और जब मैं वहाँ से चला तो मैं बहुत खुश था इस नम छाप को लेकर। नम छाप से मतलब क्या है, यहाँ पर जो दादी ने उनके माथे पर किस किया था तो एक नम छाप जो है उनके माथे पर बन गई थी, एक इम्प्रिंट से ऐसा लग रहा था कि हाँ इन्होंने मुझे किस किया है, तो एक नमी सी वहाँ पर हो गई थी, तो इसको यहाँ पर मोस्ट इम्प्रिंट कहा जा रहा है। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों के शारीरिक संपर्क का यह आखिरी संकेत था। ऐसा लग रहा था कि बस इसके बाद शायद ही मैं इनसे मिलूँ, तो यह जो फिजिकल कॉन्टैक्ट था इन दोनों के बीच में, इसका यह लास्ट संकेत इनको लग रहा था। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मीट बाय हर एट द स्टेशन,
मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये लास्ट था, ऐसा नहीं था। 5 साल के बाद में मैं वापस घर आया और मैं उनसे फिर से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह बिल्कुल एक दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी। मतलब 5 साल बाद उनको और बूढ़ा हो जाना चाहिए था। तो मतलब 20 सालों से तो देखते आ रहे थे, और भी दिन गुजरते गए, तो जब 30 साल हो गए तब भी इनको वैसे ही दिख रही थी कि अब भी ये बूढ़ी नहीं हो रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। मतलब उन्होंने एक शब्द अब भी नहीं कहा। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जबकि उन्होंने मुझे बाहों में लिया, आर्म्स यानी उनकी बाहों में मुझे जकड़ा, तब भी मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था कि वह प्रार्थना कर रही थी। उनकी प्रार्थना में सुन सकता था, और वो हमेशा धीरे धीरे गुनगुनाती रहती है प्रार्थना में, जिसको सुना नहीं जा सकता। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पेरोज, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन उनका जो सबसे खुशनुमा पल था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वह स्पेरोज यानी चिड़ियों या गोरैयों के साथ ही था। मेरे आने पर उन्होंने कोई स्पेशल खुशी नहीं दिखाई, पहले दिन भी उन्होंने उन्हीं के साथ, चिड़ियों के साथ गुजारा। वह सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था उनका, और उन्हीं के साथ पहले वाले दिन भी उन्होंने गुजारा। सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रीवलस रिब्यूक्स। फ्रीवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है मधुर झिड़कियाँ देना, या फिर आप कह सकते हो मधुर डांट फटकार, प्यार से डांटना, और या फिर डांट लगाना प्यार से, मधुर तरीके से। तो वह उन्हें लंबे समय तक खिलाती रही। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वो उनको भगाती नहीं थी, लेकिन आज वो उनको मधुर डांट फटकार लगा रही थी इन चिड़ियों को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। संध्या के समय में या शाम के समय में उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अक्सर वह प्रार्थना किया करती, लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं का गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया, ढोल लिया, और गाना प्रारंभ किया। फॉर सेवरल आवर्स ही थम्प्ड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम। सेगिंग स्किन्स का मतलब यहाँ पर है ढीली त्वचा, और डायलापिडेटेड ड्रम का मतलब यहाँ पर है अंदर धंसा हुआ ढोल। तो जो ढोल लिया था उसकी स्किन ढीली थी और वह धंसा हुआ था, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। तो कई घंटों तक वह उस ढोल को पीटती रही, जो कि ढीली स्किन का था और अंदर धंसा हुआ था। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और वह कोई योद्धा जब घर आते हैं वही गीत गुनगुनाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम सभी ने उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की कि उनको रोक देना चाहिए, इससे तनाव बढ़ेगा, ओवर स्ट्रेनिंग यानी तनाव बढ़ेगा, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। तो सभी ने उनसे आग्रह किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन, और जब से मैं उनको जानता था तब से यह पहली बार था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। मतलब इतने सालों में पहली बार उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यह एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा था कि वह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु जो मेरी दादी माँ की सोच थी या मेरी दादी माँ का मानना कुछ अलग था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो अंत है वो पास है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ देना। उन्होंने कहा क्योंकि उनके जीवन का यह अंतिम अध्याय है, तो इसे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने क्या किया था, ओमिटेड टू प्रे यानी कि प्रार्थना करना छोड़ दिया था। यह अंतिम चैप्टर है, अब अंतिम पड़ाव आ चुका है, तो कुछ घंटों पहले से उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह हमसे बात करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, तो हमने विरोध किया परंतु उन्होंने विरोध को नकार दिया, उन्होंने मना कर दिया कि आप सब ऐसा मत करो। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वह अपने बेड पर शांतिपूर्ण लेट गई और प्रार्थना करती रही और अपनी माला फिराती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हमें शक हो, सस्पेक्ट हो, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होठ जो है वो हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी, और जो माला थी वह उनके लाइफलेस फिंगर्स यानी जो उंगलियां थी जिनमें अब जान नहीं थी, उनसे गिर चुकी थी। अ पीसफुल पेलर स्पिरिट ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्ण फीकापन, शांतिपूर्ण पेलर यानी शांतिपूर्ण फीकापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जान गए कि वह गुजर चुकी है, वह शांत हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ कस्टमरी
laid her on the ground and covered her with a red shroud। श्राउड का मतलब यहाँ पर कफन होता है, लाल कफन, और कस्टमरी यानी रीति रिवाज। तो हमने उनको जो है बेड से उठाया और जैसा कि रीति रिवाज है हमने उनको ज़मीन पर लेटा दिया और उनको एक लाल कफन से ढक दिया। यही रीति रिवाज है, जैसा रीति रिवाज चलता आया वैसा इन्होंने किया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार और मॉर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना। तो कुछ घंटों के शोक के बाद में जो रोना वगैरह होता है उसके बाद में हमने उनको अकेला छोड़ दिया ताकि उनके अंतिम संस्कार के लिए अरेंजमेंट व्यवस्था की जा सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो संध्या के समय हमें क्रूड स्ट्रेचर यानी अर्थी लेकर उनके कमरे में गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उनका दाह संस्कार करने के लिए उनको ले जाया सके। क्रीमेटेड यानी दाह संस्कार। द सन वाज सेटिंग एंड हेड लीड हर रूम एंड वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स। सूर्य जो है वह अस्त हो रहा था और उनका कमरा और वरांदा या जो आंगन है वह क्या हो गया था, ब्लेज हो गया था, यानी प्रकाशित हो गया था गोल्डन लाइट से। जो सुनहरा प्रकाश है सूर्य का अस्त होने वाले समय का, उससे पूरा कमरा और वरांदा जो है वो भर चुका था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम जो है आंगन या फिर अहाते के आधे में रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीफ रेप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पेरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। ऑल ओवर वरांदा यानी जो पूरे आंगन में, और जहाँ पर उनका कमरा था जहाँ पर वो लेटी हुई थी, कैसे लेटी हुई थी, मृत अवस्था में लेटी हुई थी। स्टीफ रेप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन से ढकी हुई थी या लपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों की संख्या में जो गोरियाँ थी वह फ्लोर पर बैठी हुई थी या फैली हुई थी। बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं थी, चिड़ियों का चहचहाना था वह किसी प्रकार का वहाँ पर नहीं था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम। हमें जो है इन बर्ड्स यानी इन पक्षियों के लिए दुख हुआ और मेरी माँ जो है कुछ रोटियाँ इनके लिए लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने इसे इसी तरह तोड़ा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा मेरी दादी माँ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी वैसे ही मेरी माँ ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, लिटिल क्रम्स यानी छोटे छोटे टुकड़े कर देना। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया, जैसे पक्षियों को हम कुछ खिलाते वैसे ही। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड्स, तो जो चिड़िया गोरिया थी उन्होंने इन ब्रेड्स पर ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉफ्स ऑफ दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, और जब हम मेरी दादी माँ का जो मृत शरीर है वो लेकर गए तो वे सभी शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह स्वीपर ने ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया, यानी जो रोटी के छोटे टुकड़े थे उनको साफ़ सफाई करने वाले ने डस्टबिन में डाल दिया। यानी उन गोरैया या चिड़ियों के द्वारा इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था और ना ही उनके द्वारा खाया गया था, क्योंकि वह इनका शोक मनाने आई थी और वो जान गई थी कि जो दादी है वह शांत हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर खुशवंत सिंह के द्वारा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यानी एक महिला का जो वर्णन उनके शब्दों में किया गया है, अपनी दादी के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मुझे भी लेसन काफ़ी अच्छा लगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।